हाय गाइस, मैं यश सर और आज हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग का पार्ट सेकेंड। गाइस, इस पार्ट को और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए जो है यदि आपको जो है पावर शेयरिंग का पार्ट वन जरूर देखना होगा। पार्ट वन और पार्ट टू दोनों आप देख लेते हैं तो आपको ये चैप्टर जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा। और साथ ही गाइस जो है इस पार्ट में जो है हम इस पावर शेयरिंग चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट सेकेंड ऑफ पावर शेयरिंग। आइए अब बात करेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सत्ता की जो साझेदारी है वो क्यों जरूरी है, ये सवाल खड़ा होगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ द रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। इस प्रकार जो है सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं, दो बातें कही जा सकती है। फर्स्टली क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग जो है सत्ता की साझेदारी, प्रथम में बात करें तो वो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न जो सामुदायिक समूह हैं उसमें उसके बीच जो है टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जब पावर शेयरिंग आ जाती है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। इस तरह की बातें आ जाती हैं। पहला, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चूंकि जो भी सामाजिक टकराव होता है वो आगे चलकर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। सामाजिक टकराव होगा तो फिर वायलेंस होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, इस तरह का रूप ले लेता है। और उस पावर शेयरिंग से जो है ये सामाजिक टकराव का मामला नहीं आता है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इसीलिए जो है सत्ता की जो साझेदारी है, सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा, ठीक है। अगला, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। कह रहा है कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इम्पोजिंग द विल of majority community over others may look like an attractive option in the short run। बहुसंख्य समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना, किसी के ऊपर भी, मान लीजिए कि कोई वहां पे मेजोरिटी में है, उसकी इच्छा जो है, उसकी चाहत को किसी के ऊपर थोप देना तत्कालिक तौर पर जो है आपको अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, लाभकारी लग सकता है, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए जो है ये घातक होता है, अंडरमाइंस की तरह काम करता है। तत्काल में तो सुखकारी है लेकिन भविष्य में जो है ये खतरनाक होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority। जो बहुसंख्यकों का जो आतंक होता है सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों को ही परेशान नहीं करता है, उनके लिए ही वो परेशानी पैदा करने वाला नहीं होता है। इट ऑफन ब्रिंग्स ruin टू द मेजोरिटी एज वेल। अक्सरता यह देखा गया है कि यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही बर्बादी का कारण बनता है, वे उस ग्रुप में ही जो मेजोरिटी है उस कम्युनिटी में ही फिर जो है गरीब और अमीर की बात आ जाती है। गाइस, यदि क्लासेज हैं, कास्ट है तो हायर और लोअर क्लासेज की बात आ जाती है, और फिर जो है अमीर जो है वो गरीबों के खून चूसने लगते हैं, या हायर क्लासेज जो है लोअर क्लासेज के
लोगों को के साथ जो है वो हैवानियत से व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ माइनॉरिटी को परेशान करते हैं। यू कैन ऑल्सो सी दिस सीन इन इंडिया। There is a second deeper reason why power sharing is good for democracy. यहाँ दूसरा कारण मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है, किताब के द्वारा बताया जा रहा है कि क्यों जो है पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो है पावर शेयरिंग कैसे अच्छी है, जो कि बहुत गहरी बात है। क्या है वो? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्प्राइट ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो पावर शेयरिंग है, जो सत्ता के साझेदारी वाली बात है, यह दरअसल ये लोकतंत्र की जो है आत्मा है। दिस इज द स्प्राइट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर with those affected by its exercise and who have to live with its effect। यानी इसके प्रभाव में, इसके शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग रहते हैं उसी के ढरे पे चले और उनके बीच लोगों ये पावर्स को जो है ये शेयर किया जाए, सत्य की साझेदारी किया जाए। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड on how they are to be governed। पीपल के पास, लोगों के पास अधिकार है। People have a right to be consulted on how they are to be governed। कि उनके ऊपर कैसे शासन व्यवस्था की जा रही है, इसको जानने का अधिकार है। A legitimate government is one where citizens through participations acquire a stake in the system। इसीलिए आप कह सकते हैं कि वैध सरकार जो है वही है लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात करें, हम एक वैध सरकार की बात करें तो एक वैध सरकार जो है वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में जुड़ते रहें। सभी जो सिटीजन्स हैं थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, सिस्टम से जुड़ते रहें, शासन व्यवस्था से जुड़ते रहें। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल। इन दो तर्कों में अभी जो हम लोगों ने देखा उसमें से जो प्रथम तर्क है, उस प्रथम तर्क को जो है युक्तिपरक कहा जा सकता है। लाजवाब तर्क था अभी जो दो रीजन मैंने दिया। एंड द सेकेंड मोरल, और दूसरा जो है वो नैतिक तर्क है। नैतिक रूप से वैसा होना चाहिए सबके साथ। वाइल prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes। तो जो युक्तिपरक का तर्क है, जो अभी हम लोगों ने देखा, जो समझदारी का तर्क है, वो जो है वो लाभकर परिणामों पे जोर देता है। बेटर आउटकम्स उससे आते हैं। मोरल रीजंस जो होता है इम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज विजुअल। और जो नैतिक तर्क है, यहाँ पे जो मोरल आपको जो दिखाई दे रहा है, मोरल रीजन इम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अर्थपूर्ण महत्व को बताता है। वो उसका जो इम्पोर्टेंस है उस पर जोर देने का काम करता है, पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस पे जोर देने का काम करता है। ग्लोसरी का आइए देखते हैं गाइस। बात बोलो, भेद खोलो। ये प्रूडेंशियल क्या है इसकी बात करें, हम लोग ऑलरेडी इसमें देखे हैं।
बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। इसका मतलब है युक्तिपरक जो चीजें होती है वो लाभ या हानि का सावधानी पूर्वक जो हिसाब लगाकर लिया गया फैसला होता है उसको जो है प्रूडेंशियल कहते हैं। ठीक है, ये उसकी बात होती है, लाभ और हानि का हिसाब लगाकर लिया गया फैसला, ये युक्तिपरक में। उसके बाद से ये प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रेस्टेड विद डिसीजन बेस्ड ऑन प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन। एक चीज ध्यान रखेंगे, नैतिकता के आधार पर लिया गया कोई भी फैसला होता है उस फैसला के सीधे विपरीत जो होता है ये होता है प्रूडेंशियल डिसीजंस होते हैं। ये अलग चीज हो गया और नैतिकता के आधार पर लिया गया फैसला अलग चीज होता है। उसमें लाभ हानि देखी जाती है लेकिन नैतिकता में लाभ हानि देखी नहीं जाती है। ओके, आइए लेट्स रिवाइज की बात करें। इसमें हम लोग जानते हैं, फिर कहानी है देखेंगे। अनीते स्टडीज इन अ डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। अनीते जो है बेल्जियम के उत्तरी भाग में एक डच स्कूल है। ठीक है, तो उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम स्कूल में वो पढ़ती है अनीते। मेनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। उसके स्कूल में बहुत सारे फ्रेंच बोलने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और वे चाह रहे हैं कि जो पढ़ाई का जो माध्यम हो वो फ्रेंच में हो, फ्रेंच में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच, फ्रेंच में होनी चाहिए। उसके स्कूल के बहुत सारे विद्यार्थी से चाहते हैं। सेल्वी स्टडीज इन द स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका। सेल्वी जो है वो श्रीलंका की राजधानी जो है, सेल्वी स्टडीज इन स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका। सेल्वी जो है श्रीलंका के उत्तरी इलाके में वो भी एक स्कूल है, वहां पढ़ाई करती है। ऑल द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल आर तमिल स्पीकिंग एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल। उसके विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी तमिल भाषी हैं और वे चाहते हैं कि पढ़ाई जो है तमिल में होनी चाहिए, पढ़ाई का जो माध्यम है वो तमिल में रहना चाहिए ताकि उनको क्लियरली समझ में आए। सवाल यहाँ है जिसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई देंगे। इफ द पेरेंट ऑफ अनीते एंड सेल्वी were to approach respective government to realize the desire of the child, who is more likely to be succeed and why? कौन सी ऐसी सरकार है जो अनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा को पूरा कर ले? ऐसा यदि वो चाह रहे हो तो पूरा कर सकती है। किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है दोनों में से, और यदि अधिक है तो क्यों? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ओके, आइए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गाइज। खालिल डिलेमा, खलील की उलझन। यहाँ देखिए आप एक कहानी जिसको अक्सरता हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो भी बुक हम लोगों ने पढ़ा है खलील की उलझन की कहानी हम पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं इसमें खलील की क्या उलझन है। बड़े इंटरेस्टफुल कहानियां होती हैं इसमें। कह रहा है कि एज यूजुअल विक्रम वाज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर अ वॉव ऑफ साइलेंस एंड विचल वाज द पिलियंस राइडर। जैसा कि ऐसा हमेशा होते आया है कि इस बार भी विक्रम जो है रात की खामोशी में जो है साइकिल जो है मोटरसाइकिल चला रहा है और ये बेताल वाज द पिलियन राइडर, और बेताल जो है उसकी पीठ पर बैठा हुआ। ठीक है, एज यूजुअल बेताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी टू कीप हिम अवेक व्हाइल ड्राइविंग। हमेशा की तरह इस बार भी जो है यह सोच रहा है कि बेताल सोच रहा है कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए ना, और इस हिसाब से जो है दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलो। वो जो है कहीं नींद ना आ जाए इसके लिए जो है कहानी सुनाना शुरू कर रहा है। अ स्टोरी टू कीप हिम अवेक, ये सोचता है कि उसको कहीं नींद आ जाए चलाते चलाते, इसके लिए वो क्या करता है कि कहानी सुनाता है। और कहानी जो है इस प्रकार से शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? नीचे कहानी लिखी हुई है गाइज, आइए देखते हैं क्या है कहानी। इन द सिटी ऑफ बेरुत there lived a man called Khalil.
बेरूत शहर में जो है खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। कौन रहता था? खलील रहता था बेरूत शहर में। ठीक है। हिज पेरेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, वो अलग अलग समुदायों से आ रहे थे। एक समुदाय के उसके माता पिता नहीं थे, अलग अलग समुदाय से थे। कौन समुदाय से थे ये देखते हैं। हिज फादर वाज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड मदर इज अ सुन्नी मुस्लिम। उसके पिता जो थे वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, तो माँ जो है सुन्नी मुसलमान थी। किसके? बेरूत के। ये याद रखेंगे गाइस। ये उसके पेरेंट्स माता पिता अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे, तो ऐसा बात था उसका। दिस वाज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी, मतलब इसकी बात की जाए आधुनिक शहर के लिए, ये कोई अनूठी बात नहीं है। आजकल जो है लोग मैरिज करने के लिए कोई कास्ट और रिलीजन नहीं देख रहा है। यदि सिटी शहरों की बात की जाए तो देहातों में तो अभी भी ये चीजें दिखाई देती हैं, कास्टिज में रिलीजन की बातें दिखाई देती हैं, कम्युनिटीज की बातें दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा शहरों में नहीं है, सिटीज में नहीं है। तो ये कोई अनूठी बात नहीं थी आधुनिक शहर के लिए। ये कॉस्मोपॉलिटन जो सिटी है उसके लिए मतलब आधुनिक शहर के लिए कोई नई बात नहीं थी। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज दैट लिव्ड इन लंदन, सॉरी लेबनान came to live in its capital बेरूत। लेबनान में जो अलग अलग समुदाय के जो रहने वाले लोग रहते थे, वे आकर जो है, जो राजधानी है, ये बेरूत जो है राजधानी थी वहां की, बेरूत कैपिटल बेरूत है, तो वहां आके वे बस जाते थे, रह जाते थे। जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं जो कि लेबनान के हैं, वे आते थे और वहां पे बेरूत में जो राजधानी है वहां बस जाते थे। दे लिव्ड टुगेदर intermingled yet fought a bitter civil war among themselves। वे लोग जो है साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते, टुगेदर रहते थे, उनके अंदर मेल जोल भी होता था। Yet fought a bitter civil war among themselves, पर गृह युद्ध हमेशा चलते रहता था उन लोगों में, एक दूसरे से सिविल वार होते रहती थी, उन लोगों में साथ साथ रहते थे, मेल जोल से रहते थे, लेकिन ये सिविल वार होते रहता था उन लोगों के बीच। वन ऑफ खलील्स अंकल वाज किल्ड इन दैट वार। खलील के एक चाचा की जो है ऐसी ही लड़ाई में मौत हो गई थी, मार दिए गए थे। इस तरह का जो सिविल वार होते रहता था उसमें खलील के चाचा को मार दिया गया था, किल कर दिया गया था। ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस सिविल वार Lebanon's leader came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद, एट द एंड ऑफ द सिविल वार, जो लेबनान लीडर हैं, लेबनान के जो नेता हैं, केम टुगेदर एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स। वे सारे नेता साथ मिलकर बैठे और कुछ जो मूल रूल हैं फॉर पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग समुदायों में, विभिन्न समुदायों के बीच जो है सत्ता के बंटवारे को लेकर जो बुनियादी नियम हैं, रूल्स हैं, उन पर वे लोग सहमत हुए, एग्रीड। एज पर these rules the country's president must belong to the Maronite sect of Catholic Christian। तो क्या नियम बना? इस नियमों के अनुसार यह तय किया गया कि देश का जो राष्ट्रपति है, ये तय किया गया, द
द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक चर्च, कि वो मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, कैथोलिक क्रिश्चियन होना चाहिए, वो भी किसका, मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक क्रिश्चियन। किसके बारे में बात हुई, तो प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई, ये होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, और जो प्रधानमंत्री है वो सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही हो सकता है, सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। इस तरह के फैसले लिए गए, इस तरह का निर्णय लेने का काम किया गया, ठीक है, वहां पे जब सिविल वॉर हुआ। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट एंड दैट ऑफ द स्पीकर फॉर शियाज मुस्लिम। जो वहां उप प्रधानमंत्री का जो पद था वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई के लिए, और संसद के अध्यक्ष का पद जो था वो शिया मुसलमान के लिए फिक्स कर दिया गया, ठीक है, कि वो शिया मुसलमान के लिए होगा स्पीकर का पोस्ट, और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट था वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के लिए क्या कर दिया गया, ये फिक्स कर देने का काम किया गया। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। इस समझौते के अनुसार, ये जो समझौता हुआ, जो पैक्ट हुआ, इसके अनुसार द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन, ईसाई जो थे वे फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, ऐसा बात हुआ। एंड द मुस्लिम एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया, और मुसलमान भी जो पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग कर रहे थे उसको भी छोड़ने के लिए सहमत हो गए कि ठीक है, आप भी जो है फ्रांस से मदद नहीं लेंगे और हम भी जो है सीरिया से कोई एकीकरण की बात नहीं करेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं। When the Christian and Muslim came to this agreement, they were nearly equal in population. जब ईसाई और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ था तो उस समय दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। They were nearly equal in population. ईसाई और मुसलमान के बीच जब समझौता हुआ तो ये पॉपुलेशन में दोनों इक्वल थे, पॉपुलेशन सेम था। Both sides have continued to respect this agreement, though now the Muslims are in clear majority. Both sides have continued to respect this agreement. दोनों साइड जो है इस एग्रीमेंट को, इस समझौते को आदर पूर्वक मान रहे हैं। दो नाउ द मुस्लिम आर इन क्लियर मेजोरिटी, जबकि मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए हैं, वहां मुसलमानों की संख्या अधिक हो गई है, फिर भी जो है दोनों इस चीज को, इस समझौते को मान रहे हैं, उसमें कोई खींचातानी नहीं है, कोई तनाव नहीं। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट, खलील जो है इस सिस्टम को नहीं मानना चाहता, उसको बड़ा गड़बड़ी लगता है इसमें। He is a popular man with political ambition. वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला जो है एक बड़ा ही लोकप्रिय आदमी है खलील, ऐसा नहीं है कि उसकी प्रसिद्धि नहीं है। But under the present system, the top position is out of his reach. लेकिन अभी वर्तमान अंडर द प्रेजेंट सिस्टम, वर्तमान प्रणाली की बात की जाए, मौजूदा व्यवस्था की बात की जाए, तो वह उस मौजूदा व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता है। क्यों? He does not practice either his father's or his mother's religion and does not wish to be known by either. वह जो है अपने ना ही माँ के धर्म को मानता है और ना ही अपने पिता के धर्म को मानता है।
वो चाहता ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं, कैन नॉट अंडरस्टैंड, यहाँ पे है हिज मदर सीजन एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय आइदर्स। वो चाहता ही नहीं कि किसी धर्म से उसको माना जाए, वो जो है वो फ्री रहना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मुझे क्रिश्चियन बनाया जाए या मुझे मुसलमान बनाया जाए, वो नहीं चाहता है किसी धर्म से रिलेट करना, अपने आप को रिलेट करना। He cannot understand why Lebanon can't be like any other normal democracy। वो समझ नहीं पाता है, जो है उसके समझ में नहीं आ रहा है कि लेबनान में जो कानून व्यवस्था है, जो वहां की सिस्टम है, वो नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरह क्यों नहीं है। अन्य जो देशों में जो डेमोक्रेसी के सिस्टम है, सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं वहां चलता है। Just hold an election, allow everyone to contest, and whoever wins maximum votes becomes the president, no matter which community he comes from। वो कह रहा है कि भाई इसका कोई महत्व ही नहीं कि वो किस कम्युनिटी से आता है, किस कम्युनिटी से नहीं आता है। आप सीधे चुनाव कराओ, हर किसी को चुनाव में लड़ने की आजादी दीजिए, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाएगा। किस कम्युनिटी से आए, किस कम्युनिटी से नहीं आए, इसको रिजर्व करने की क्या जरूरत है। Why can't we do that like in other democracies of the world? क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं दुनिया में जो अन्य जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र का सिस्टम है, उसके हिसाब से हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। इस तरह के मन में उसके सवाल हैं। वो पूछता है जब his elders who have seen the bloodshed of the civil war, उसके बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, जो कि गृह युद्ध को जो देखे हुए हैं, उस समय के गृह युद्ध को देखे हुए हैं, टेल हिम डैट द प्रेजेंट सिस्टम इज द बेस्ट गारंटी फॉर पीस। उसको कहते हैं कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो वही जो है शांति की सबसे अच्छी व्यवस्था है। जिस सिस्टम के हिसाब से तुम बात कर रहे हो वैसा संभव नहीं है। इस हिसाब से सिस्टम से लोग अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, तुम्हारे सिस्टम के अनुसार एडजस्ट कर पाना संभव नहीं है। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी गाइज, बट दे हैव रीच्ड द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। लेकिन वे टीवी टावर के पास पहुंच चुके थे जहां वे नित्य दिन जो है रुक जाते हैं। बेताल wrapped up quickly and poses his customary question to विक्रम। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछ दिया। ठीक है। If you had the power to rewrite the rule in Lebanon, what would you do? अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार दे दिया जाए तो फिर आप क्या करते। Would you adopt the regular rules followed everywhere as खलील suggests? क्या आप पुरानी व्यवस्थाएं चलने देते, है ना, खलील के हिसाब से, और स्टिक टू क्या आप कोई नया व्यवस्था लगाते या स्टिक टू द ओल्ड रूल्स या पुरानी व्यवस्था चलने देते, और डू समथिंग एल्स या कुछ अलग करते। बेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक पैक्ट। बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौतों को दोहराना नहीं भूला, वो फॉरगेट नहीं किया उस चीज को दोहराना। If you have an answer in mind and yet do not speak up, यदि आपके पास कोई आंसर है, जवाब है आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में,
और आप जो है उसका स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं, योर मोबाइल विल फ्रीज एंड सो विल यू, तो फिर आपका मोटरसाइकिल जाम हो जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, इस तरह का सीन आप देख सकते हैं। सो इंटरेस्टफुल सवाल पूछे गए हैं। कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग बेताल? क्या गाइज आप उस बेचारे विक्रम की मदद कर सकते हैं कि वो बेताल के सवाल का जवाब दे सके? तो उसकी मदद कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के रूप। आइए देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड, जो पावर शेयरिंग का विचार है वो निकला हुआ है। कैसे निकला हुआ है? इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स। ये जो एक धारणा है, एक नोशंस है, क्या चीज का, कि पॉलिटिकल पावर्स को जो है हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी राजनीतिक सत्ता का हम बंटवारा नहीं कर सकते हैं। इसी धारणा के विरुद्ध जो है सत्ता की साझेदारी जो है उत्पन्न हुई है, वो सामने आई थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट, एक लंबे समय तक ऐसा लोगों का धारणा रहा, ऐसा लोगों का विश्वास रहा गाइज, कि ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं, मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन, एक व्यक्ति में या किसी एक जगह पे, किसी खास जगह पे रहने वाले व्यक्तियों के समूह में जरूर रहना चाहिए। ऐसा लोगों का विश्वास था, ऐसा लोगों की धारणा थी। इट वॉज फेल्ट दैट, ऐसा महसूस किया गया गाइज, कि इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स, जो निर्णय लेने की क्षमता है, ये जो पावर है निर्णय लेने की, ये बिखर जाती है, ये बढ़ जाती है निर्णय लेने की क्षमता। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू इन्फोर्स देम, तो ये जल्दी निर्णय लेना संभव नहीं हो पाएगा और किसी भी बात को जो है लागू कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। ये इस तरह की बात है। यदि पॉलिटिकल पावर का बंटवारा कर दिया जाए तो जल्दी फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं हो पाएगा। बट दिस नोशंस हैव चेंज्ड, लेकिन ये जो धारणा थी ना, ये बदल गई। किससे? विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जब लोकतंत्र आया, लोकतंत्र का आगमन हुआ, तो ये धारणा बदल गई, ये नोशंस चेंज हो गया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स। लोग जो हैं, जनता जो है, सभी जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं उसके स्रोत हैं। ये जो है ये सिद्धांत है, एक डेमोक्रेसी का ये मूलभूत सिद्धांत है कि पब्लिक ही सब कुछ है, जनता ही सब कुछ है। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, लोग जो है वे अपने द्वारा स्वशासन की जितनी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से अपने ऊपर शासन चलाने का काम करते हैं। यानी डेमोक्रेसी में आप देखेंगे कि उनके द्वारा ही चुने गए जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वही जो है शासन प्रशासन का काम करते हैं, वही जो है रूलिंग का काम करते हैं। इन अ गुड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एक्सिस्ट इन सोसाइटी। एक अच्छे लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है, जो भी विभिन्न प्रकार के समूह हैं, जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, एंड जो भी विचारधाराएं हैं, जो भी बातें हैं जो समाज
के द्वारा मानी जाती है, जो भी धारणाओं को लेकर समाज चलता है, उन सभी चीजों को जो है उचित सम्मान दिया जाता है, ड्यू रिस्पेक्ट देने का काम किया जाता है। किसमें? तो जो गुड डेमोक्रेसी है उसके अंतर्गत। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, जो भी सार्वजनिक नीतियां हैं उसको तय करने में जो है सबकी बातें मानी जाती है, सबकी भागीदारी ली जाती है। पार्टिकुलर किसी पर्सन को या पार्टिकुलर किसी समूह को नहीं लिया जाता है, सिर्फ उसी की बातें नहीं सुनी जाती है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी, इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि डेमोक्रेसी में जो है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है, पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल, कि जो भी राजनीतिक शक्तियां हैं जितना ज्यादा संभव हो सके उतने नागरिकों के बीच जो है वो बांट जानी चाहिए। यानी एक अच्छे डेमोक्रेसी की बात करें, एक अच्छे लोकतंत्र की बात करें, तो सारी राजनीतिक शक्तियां जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच बांट जानी चाहिए, वो बांट दी जानी चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, आधुनिक लोकतंत्रों की बात की जाए, जो भी आधुनिक डेमोक्रेसी फॉलो किए जाते हैं, जो भी लोकतंत्र फॉलो किया जाता है उसकी बात किया जाए, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात किया जाए, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। जो पावर शेयरिंग की व्यवस्था है, सत्ता के साझेदारी की व्यवस्था है, इसके बहुत सारे रूप जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं, अनेक रूप इसके दिखते हैं। लेट अस लुक एट some of the most common arrangement that we have or will come across। आइए हम जो है कुछ प्रचलित उदाहरणों पे गौर करते हैं डेमोक्रेसी से संबंधित जो है। आइए की बात करने से पहले गाइस थोड़ा एक कार्टून दिया हुआ है आपके बुक में, इस पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि रेगनिंग द रेंज, सत्ता की बागडोर की बात हो रही है, ठीक है। ये उस टाइप का है कि जो है कार्टून बनाया हुआ है। इस कार्टून को जो है ये देख सकते हैं आप, ये ओले जॉनसन जो स्वीडन के थे, उन्होंने इस कार्टून को बनाया कब? 25 फरवरी 2005 को। 25 फरवरी 2005 में कार्टून बनाई गई है गाइज। और देखिएगा यहाँ क्या कार्टून में है, एक चीज मैं बता दूं, 2005 में जो है रसिया के जो प्रेसिडेंट थे, जो राष्ट्रपति थे उस समय, उनका नाम व्लादिमीर पुतिन था, उनका पिक्चर यहाँ दिखाया हुआ है। और ये जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ये राष्ट्रपति वो उस समय के जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश का यहाँ पे कार्टून दिखाया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है वी गोटा कीप द रेन टाइट व्लादिमीर, यानी व्लादिमीर से पुतिन से कह रहे हैं कि सत्ता की बागडोर जो है सिर्फ हमारे हाथों में रहनी चाहिए, केवल हमारे हाथों में रहनी चाहिए। इस तरह का स्टेटमेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश का दिखाया जा रहा है, जो वो व्लादिमीर पुतिन को ऐसा कह रहे हैं। एक्चुअली यह कार्टून के माध्यम से कुछ मैसेज दिया जा रहा है गाइज कि 2005 में जो है रसिया की बात किया जाए तो रसिया में जो है उसके राष्ट्रपति को जो है कुछ और शक्तियां मिली थी, जो भी उसकी पावर है उसमें और उसकी शक्तियों का इजाफा किया गया था। और इसी वक्त जो है इसी दौरान जो है जो यूएस के प्रेसिडेंट उस समय थे, तो कौन थे? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। वे रसिया गए थे, रसिया का उन्होंने रूस का जो है दौरा किया था, और इसी चीज को जो है ये कार्टून शो कर रहा है। ये रसिया में या अमेरिका में बात किया जाए तो वहाँ जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर है। अपने इंडिया में गाइस जो है जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ज्यादा पावर है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां है वो कहने मात्र की है। आगे आप और सीनियर क्लासेज में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। आइए फर्स्ट क्या है देखते हैं। कह रहा है कि पावर इज शेयर्ड among different organs of government such as legislature, executive and judiciary। कि सत्ता जो है ये पावर की बात हो रही है, तो ये जो शक्तियां हैं, सत्ता का जो बंटवारा है वो सरकार के शासन के जो विभिन्न अंग हैं, कौन कौन से, जैसे कि ये विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इनके बीच जो है बटा हुआ रहता है, बंटवारा कर दिया गया रहता है।
लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको जो है हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं गाइज, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन? तो कह रहा है कि बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सरकार के जो विभिन्न अंग हैं वो एक ही स्तर पर रहकर जो है अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, एक ही स्तर पर रह के अपनी अपनी शक्तियों का, अपने अपने पावर का उपयोग करते हैं जो भी सरकार के विभिन्न अंग हैं। इसीलिए इसको जो है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है। सच सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इस प्रकार का सच सेपरेशन, इस प्रकार का जो बंटवारा होता है, जो ऐसा बंटवारा होता है गाइज, इंश्योर्स दैट, ये निश्चित करता है कि नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स, कि कोई भी एक अंग जो है सत्ता का असीमित मात्रा में उपयोग नहीं कर सकता है। यानी जिस सबकी शक्तियां जो होती है, सबके पावर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है। Each organ checks the others, प्रत्येक अंग जो है वो दूसरे पर अंकुश रखता है, एक दूसरे पे वे लगाम लगाए रखते हैं, अंकुश लगाए रहते हैं। ठीक है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर एमोंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इसका परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? तो जो भी विभिन्न संस्थाएं हैं उनके बीच जो है सत्ता का संतुलन बना हुआ रहता है, सत्ता का बैलेंसिंग बना हुआ रहता है। जो भी विभिन्न प्रकार की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, इनके बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लास्ट ईयर वी स्टडी दैट इन अ डेमोक्रेसी, पिछले साल जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा कि इन अ डेमोक्रेसी इवन द मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। हम लोगों ने पढ़ा कि जो देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं गाइज। ये दे एक्सरसाइज पावर्स, ये जो है सत्ता का जो पावर का, शक्तियों का जो है ये उपयोग करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, लेकिन ये जो होते हैं संसद के अधीन ही कार्य करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो मन में आए वो करने लगे, ये हमेशा संसद के अधीन ही रह के काम करते हैं, जो भी काम करें। ठीक है। जमीनी स्तर पे काम यही करते हैं लेकिन संसद के अधीन रह के करते हैं। सिमिलरली ऑल्दो जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, उसी प्रकार से जो जज होते हैं, जो न्यायपालिका होते हैं, उनकी नियुक्ति जो होती है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा होती है, ये कार्यपालिका के द्वारा होती है। ठीक है। दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, लेकिन वे क्या करते हैं कि जो कार्यपालिका है और जो विधायिका के द्वारा जो निर्मित कानून होता है, जो निर्मित नियम होता है, उनपे जो है ये अंकुश लगाए रहते हैं, उसको ये जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं। कौन? लेजिस्लेचर। उनकी नियुक्ति तो होती है कार्यपालिका से ही, लेकिन जो है जो कार्यपालिका है और साथ में जो है विधायिका द्वारा जो भी कानून बनता है उस पर अंकुश रखते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इस व्यवस्था को गाइज, ये जो व्यवस्था है, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को, इस व्यवस्था को जो है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है पावर कैन बी शेयर्ड एमोंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। पावर कैन बी शेयर्ड, शक्तियों का जो है सत्ता का बंटवारा हो सकता है एमोंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, जो विभिन्न स्तरों की सरकारें हैं उनके बीच जो है सत्ता का बंटवारा हो सकता है। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जैसे कि हम बात करें पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो,
एक जनरल गवर्नमेंट हो पूरे देश के लिए, और जो भी प्रोविंशियल और रीजनल लेवल्स हैं, यानी जो प्रांतीय या क्षेत्रीय लेवल है, उस लेवल की जो है एक सरकार होनी चाहिए। यानी प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर की भी एक सरकार अलग होनी चाहिए, और पूरे देश के लिए भी एक अलग सरकार होनी चाहिए। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इस प्रकार का जो सामान्य सरकार है जो पूरे देश के लिए होती है, इसको जो है संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है, फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। भारत में गाइज हम लोग इसको जो है केंद्र सरकार या संघ सरकार के नाम से जानते हैं। भारत में हम इनको केंद्र सरकार या अक्सर संघ सरकार के नाम से जानते हैं। ओके, द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जो भी प्रोविंशियल और रीजनल लेवल की सरकारें हैं, यानी ये जो भी प्रांतीय और क्षेत्रीय लेवल की सरकारें हैं अलग अलग देशों में गाइज, वे अलग अलग देशों में जो हैं वे अलग अलग नाम से जानी जाती है। यानी जो भी देश है जिसमें उन देशों में जो राज्य लेवल की सरकार है, जो प्रांत लेवल की सरकार है, क्षेत्र लेवल की सरकार है, वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। भारत में हम उन्हें जो है राज्य सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य सरकार के नाम से हम उनको जानते हैं। अलग अलग देशों में जो है इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ओके, दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इट इन ऑल कंट्री। यह जो प्रणाली है पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो है फॉलो नहीं किया जाता है। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे प्रांतीय या राज्य सरकार जो है आपको नहीं मिलेगा, जहां प्रांतीय सरकार नहीं है या जहां पे राज्य सरकार नहीं है। ठीक है, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स, हमारे ही तरह उन देशों में वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे सरकार के जो है विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न स्तर से लेवल बने हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। संविधान जो है, जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट के, सरकार के जो विभिन्न लेवल्स हैं, स्तर हैं, उनमें जो है वो पावर का बंटवारा करने का काम करता है। कौन करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वहां का संविधान करता है। ओके, फिर आगे है गाइज, दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रेफ्यूज्ड इन श्रीलंका। ये उसी तरह की घटना घटी कि बेल्जियम में हुआ, बेल्जियम ने इस चीज को स्वीकार किया, बेल्जियम में यह काम हुआ, शक्तियों का बंटवारा किया गया, लेकिन श्रीलंका में जो है इसको क्या कर दिया गया? इसको नकार दिया गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स। इसको जो है शक्तियों का संघीय बंटवारा के नाम से जाना जाता है, फेडरल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। The same principle can be extended to level of government lower than the state government. The same principle can be extended to level of government lower than the state government. जो राज्य सरकार से नीचे स्तर की जो भी सरकारें हैं उनके लिए भी ऐसी ही व्यवस्थाएं जो है की जा सकती है, ऐसी ही व्यवस्थाएं जो है अपनाई जा सकती है। सच एज द, जो यहाँ दिया हुआ म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, जैसे कि हम लोग जो है नगर पालिका और पंचायत जो है ऐसी ही इकाइयां हैं जो पावर के शेयर को लेकर जो है इसी तरह की ये इकाइयां बनी हुई है, नगर पालिका हो या पंचायत हो, पंचायती राज व्यवस्था हो। ओके, let us call division of powers involving higher and lower levels of government vertical division of powers.
ये जो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच जो सत्ता का ऐसा बंटवारा होता है, जो हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ पावर के बीच जो है ये सत्ता का जो बंटवारा हो रहा है, जो डिवीजन हो रहा है, इसको जो है हम लोग ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के नाम से जानते हैं। इसको जो है सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण के नाम से जाना जाता है। ओके, वी स्टडी दिस एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम अगले अध्याय में इस पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जो है इस पे जो ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जो है इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। में एल्सो भी ये थर्ड नंबर देखेंगे, पावर में एल्सो बी शेयर्ड अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जो सत्ता है उसका बंटवारा पावर में एल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सत्ता का बंटवारा जो है विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक समूह है, उनके बीच भी किया जा सकता है। जैसे कि सच है जो कौन कौन जैसे रिलीजियस है या लिंग्विस्टिक है, जैसे धार्मिक हो या भाषाई समूह हो, इनके बीच जो है सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार है, इस व्यवस्था का जो है गाइज एक बहुत अच्छा उदाहरण उसको कहा जा सकता है कि जो है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. In some countries, कुछ ऐसे देश हैं गाइज, कुछ देशों में संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली जो संवैधानिक रूप से यानी संविधान में, वहां के देश के संविधान में और लीगल अरेंजमेंट कानून में इस तरह की बात का प्रस्ताव है कि जो भी सोशल वीकर लोग हैं, सेक्शंस है, सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय है और जो महिलाएं हैं, उनको जो है वो विधायिका में और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। क्योंकि कई हजारों सालों से इन दोनों सेक्शन पे अत्याचार किया गया है और सिस्टम बना के इन सेक्शन को जो है पीछे धकेलने का काम किया गया है। इसीलिए जो है वहां के कानून में, वहां के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि इनको आगे आने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए जो है धक्का देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। Last year, we studied the system of reserved constituencies in assembly and the parliament of our country. पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा गाइज, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी जो जो संसद है या जो विधानसभा है, उस विधानसभा में या उस संसद में जो भी ये जगह है, यहाँ पे जो है आरक्षित चुनाव क्षेत्र जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पिछले जो चैप्टर है क्लास 9th में हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी मिली। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मींट टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। इस तरह की जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था का मतलब क्या होता है? टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार में और प्रशासन में जगह देना, टू डाइवर्स सोशल ग्रुप, जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह हैं, उनको जो है जो अलग अलग सामाजिक समूह हैं, उनको प्रशासन में और उनको सरकार में जगह देना ही इस व्यवस्था का मेन मकसद होता है। इस तरह की व्यवस्था का मेन प्रावधान होता है। हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, नहीं तो फिर क्या होगा, वे लोग जो है वो खुद को शासन से अलग समझने लगेंगे। यदि उनको भी जगह नहीं दिया जाएगा तो वे समझेंगे कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मुझे तो इस देश से मतलब नहीं है, शासन प्रशासन से मतलब नहीं है, यहाँ के प्रणाली, यहाँ के सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो है उनको भी वहां जगह दिया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू give minority communities a fair share in power.
इसी प्रणाली का प्रयोग जो है जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है उसको जो है एक उचित मात्रा में जो अल्पसंख्यक समुदाय को जो है वो एक उचित हिस्सेदारी दी जाती है सत्ता के अंदर। ठीक है। इन यूनिट सेकेंड वी शैल लुक, यूनिट सेकेंड में हम क्या देखेंगे, एट वेरियस वेज ऑफ एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज, जो भी सामाजिक विविधता है उसको, उस विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के जो भी वेरियस वेज हैं, जो अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में जो है हम लोग अगले यूनिट में जो है पढ़ने का काम करेंगे। 4 देखते हैं इसका। 4 में कह रहा है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन also बी सीन इन the ways political parties, pressure groups and movements control or influence those in power। यहाँ पे गाइस कह रहा है कि सत्ता के बंटवारे का एक रूप जो है हमको जो है विभिन्न प्रकार के जो दबाव समूह हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और जो आंदोलन हैं, जो मूवमेंट्स के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले, जो उनको कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करने वाले जो है तरीकों में भी हम देख सकते हैं। ये आसानी से हमको सीन हो सकता है, हमारे द्वारा देखा जा सकता है पावर शेयरिंग को। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। लोकतंत्र में जो है जो भी पब्लिक है, जो जनता है, उनके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो भी सत्ता के दावेदार हैं उन दावेदारों के बीच चुनाव भी कर सके। उनके पास विकल्प होना चाहिए, उनके पास ऑप्शंस होना चाहिए, जनता के पास, पब्लिक के पास। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज, जो समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आजकल की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, उसमें जो है दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टी। यह जो है एक प्रतिस्पर्धा का रूप ले चुका है, विभिन्न पार्टियों के बीच जो है ये कंपटीशन दिखाई दे रहा है, जो आज आप देख सकते हैं आसानी से। ऐसा है कि अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए कंपटीशन करते हैं। सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डजंट रिमेन इन वन हैंड। ये जो प्रतिस्पर्धा है इस बात को आश्वस्त करता है, इस बात को बताता है कि जो सत्ता है वो एक आदमी के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में जो है वो फिक्स नहीं रह सकता है, वो एक के हाथ में निश्चित सुनिश्चित नहीं रह सकता है। ठीक है, वो शेयर हो जाता है। इन द लॉन्ग रन जो है एक बड़ी समय अवधि पर देखें तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। एक बड़ी समावधि पर गौर किया जाए तो पाएंगे हम लोग कि सत्ता जो है बारी बारी से अलग अलग जो विचारधारा वाले सामाजिक समूह हैं, समूहों वाली जो पार्टियां हैं गाइज, उनके हाथ में आती जाती रहती है। ऐसा आप देख सकते हैं कहीं के भी, जिस भी जगह को आप देखेंगे, जिस कंट्री को देखेंगे, वहां के पॉलिटिकल मुद्दों को आप जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि भी अलग अलग विचारधारा वाले सामाजिक समूहों वाली जो भी पार्टियां हैं वो सत्ता में जो है आती जाती रहती है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। कभी कभी तो कई बार ऐसा दिखाई देता है कि सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष रूप से आप इसको देख सकते हो। कब? when 2 or more parties form an alliance to contest election, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां जो हैं वो मिलकर चुनाव लड़ती हैं, मिलकर वो अलायंस कर लेती हैं और जो है वो फॉर्म एन अलायंस, मिलकर जो है क्या करती है, गठबंधन करके जो है वो चुनाव लड़ने का कार्य करती है। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, यदि उनका ये जो मिलजुल का जो सरकार है वो चुन लिया जाता है, दे फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट एंड द शेयर पावर, वे गठबंधन की सरकार बनाते हैं और अपने बीच जो है वो सत्ता की साझेदारी कर लेते हैं। ठीक है। In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers। लोकतंत्र में हम जो है व्यापारी हैं, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक जो मजदूर होते हैं, उनके जैसे कई संगठित समूह, जो उनके हित को चाहने वाले हित समूह हैं, उनको भी हम लोग सक्रिय पाते हैं कि वे लोग भी जो है एक्टिव रहते हैं। जो किसानों के
या जो मजदूरों के संगठन है या जो व्यापारियों के संगठन है, व्यवसायियों के संगठन है, वो भी जो है एक्टिव रूप में रहते हैं, एक्टिव फॉर्म में दिखाई देते हैं। They also will have a share in governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process। सरकार की जो विभिन्न समितियों में ये सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये जितने भी समूह होते हैं, व्यवसायियों के हों, किसानों के हों या मजदूर के हों, ये लोग जो हैं सत्ता में भागीदारी करते हैं, सत्ता में शेयर करने का कार्य करते हैं। इन सब का जो है कहीं ना कहीं, यानी कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है, जो भी उस समय सत्ताधारी सरकार होती है, वो इन सब के बारे में सोचती है। विशेष तौर से जो उनको हेल्प करते हैं या जिनका सहयोग रहता है उस पार्टी को बनाने में, उनके बारे में सोचते हैं। इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। इकाई 3 में हम जो है, जो राजनीतिक दल है, दबाव समूह है और सामाजिक आंदोलनों की जो कार्य प्रणालियां हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये इनकी कौन कौन से वर्क्स हैं, कैसे ये अपने कार्य को। लेट्स रिवाइज देखते हैं गाइज। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पावर शेयरिंग। सत्ता की बंटवारे के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। Which of the 4 types of power sharing do these represents? ये सत्ता के साझेदारी की जो 4 श्रेणियां हैं, अभी हमने जो देखा उसमें से ये जो है किसको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, किसको जो है बताने का काम कर रहा है, किस ग्रुप में आता है, इसको आप बताएंगे। Who is sharing power with whom? यहाँ सत्ता का साझा जो है कौन किसके साथ कर रहा है, इसको भी जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है, द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जो है, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो उसको आदेश दिया, उसको ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया है? टू इमीडिएटली टेक एक्शन एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन, कि जल्द से जल्द आप जो है एक्शन लें, आप तत्काल कार्रवाई करें। क्या चीज के लिए? एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन फॉर द 2000 ऑड चिल्ड्रेन एट 7 चिल्ड्रेन्स होम्स इन मुंबई। जो 7 जो है मुंबई के अंदर जो 7 अनाथालय हैं, उनमें जो 2000 बच्चों के रख रखाव की जो स्थिति है, जो लिविंग कंडीशंस है, उसमें जो है आप इम्प्रूवमेंट करें, उसमें सुधार करें। इस तरह का ऑर्डर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पास किया, दिया। ठीक है, आदेश दिया। अगला है, द गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो स्टेट इन कनाडा has agreed to a land claim settlement with the aboriginal community। जो कनाडा की जो ओंटारियो प्रांत की सरकार ने, जो गवर्नमेंट है ओंटारियो स्टेट की प्रांत की, कहाँ की? कनाडा की, उस सरकार ने वहां के जो मूल निवासी समुदाय के साथ, जो एबनॉर्मल कम्युनिटी है, एब ओरिजिनल कम्युनिटी है, उन लोगों के साथ, मूल निवासी समुदाय के साथ जो है जमीन के दावों का जो निपटारा था, जो क्लेम उन्होंने लैंड क्लेम किया था, उसके सेटलमेंट के लिए, उसके निपटारा के लिए उसने क्या किया जी? सहमति दे दी। ठीक है, एग्रीड हो गया, वो सहमत हो गए। द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटिव अफेयर्स, जो स्थानीय मामलों के जवाबदेह जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, किसके रिस्पॉन्सिबल हैं? तो नेटिव अफेयर्स, यानी स्थानीय मामलों के जो मिनिस्टर्स हैं, जवाबदेह जो मंत्री हैं, अनाउंस डैट, उन्होंने जो है इस चीज की घोषणा किया, द गवर्नमेंट विल वर्क विद एबोरिजिनल पीपल इन अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, कि सरकार जो है मूलवासी जो समुदाय है उनके साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग के साथ क्या करेगी? काम करने
काम करेगी। इस तरह का अनाउंसमेंट जो है वहां के मंत्री ने किया, जो स्थानीय मामलों के लिए। ठीक, उसके बाद से अगला है रसियाज टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज, जो रूस की दो प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज जो है, प्रभावशाली जो राजनीतिक दल है, कौन कौन सा गाइज? द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेज एंड द लिबरल यावलोको मूवमेंट। दो राजनीतिक पार्टियां हैं, द यूनियन ऑफ राइट फोर्सेज, ठीक है, एक है, और दूसरा है द लिबरल यावलोको मूवमेंट। ये दो पार्टियां जो हैं, कहाँ की? रसिया की, रूस की। ये जो दो पार्टियां हैं एग्री टू यूनाइट देयर ऑर्गेनाइजेशंस इनटू अ स्ट्रॉन्ग राइट विंग कोलिशन। ये दोनों पार्टियां जो हैं वो एक मजबूत जो दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए जो है अपने संगठनों के विलय का फैसला इन्होंने किया। इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम लोग को जो है एक मजबूत संगठन जो है बनाना है। दे प्रपोज टू हैव अ कॉमन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन। इनका प्रस्ताव है, उन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रपोजल दिया कि अगले संसदीय चुनाव में जो है वे अपने उम्मीदवारों की जो सूची है वो साझा सूची, कंबाइंड सूची जो है उस सूची को बनाएंगे और उसको प्रकाशित करेंगे, बताएंगे। यानी दोनों ने विलय करने का काम किया, दोनों पार्टियों ने, जबकि दोनों पार्टियां प्रभावशाली हैं वहां की। अगला है द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स इन नाइजीरिया। नाइजीरिया के जो विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्री हैं गॉट टुगेदर एंड डिमांडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट्स सोर्स ऑफ इनकम। वे सभी एकजुट हो गए, और उन्होंने मांग किया कि जो फेडरल गवर्नमेंट है डिक्लेयर इट्स सोर्स ऑफ इनकम, कि जो उनके आमदनी की स्रोत है, संघीय सरकार के आमदनी की जो स्रोत है उस स्रोत को जो है वो डिक्लेयर करे, उस स्रोत की वो घोषणा करे। दे also wanted to know the formula by which the revenue is distributed in various state government। वे जो है यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो राजस्व का बंटवारा होता है, वो किस आधार पे होता है। ओके गाइज, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है खत्म हो गया। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा और इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे आप, और किसी भी प्रकार परेशानी के लिए जो है आप जो है कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।